सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो थर्ड यूनिट है उसमें हम आज तीसरा जो पार्ट है को रिलेशनल मेथड सह संबंधनात्मक विधि, इसको हम आज समझेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे क्या है सह संबंधनात्मक विधि। तो चलिए देखते हैं आगे। सह संबंध का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ को रिलेशनल। साधारण अर्थ में दो चर यानी जो वेरिएबल्स के बीच संबंध को सह संबंध कहते हैं, लेकिन सांख्यिकी में सह संबंध का अर्थ दो चरों के बीच ऐसा सह संबंध है कि एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में भी परिवर्तन हो जाए। यहाँ पर दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। वेरिएबल्स को आपने पहले पढ़ लिए हैं कि चर क्या होते हैं। तो जब हम दो चरों के बीच में यानी स्वतंत्र चर और इंडिपेंडेंट चर यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जब हम दो जो चर हैं या उससे भी ज़्यादा जो चर हो सकते हैं जिन्हें आश्रित चर या बाह्य चर या और जो चर हैं, तो ऐसे जो चर हैं इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, आपस में क्या संबंध है, इन संबंध की जब हम बात करते हैं तो इसको सह संबंधनात्मक रिसर्च या मेथड कहते हैं। एक चर के परिवर्तन होने पर यानी एक वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे तो दूसरे वेरिएबल्स में भी हमको कुछ देखने को मिलेगा। यानी हमने एक वेरिएबल्स का यदि कुछ घटाया या बढ़ाया तो दूसरे वेरिएबल्स में भी घटाव बढ़ाव हमको देखने को मिलेगा। यही है कोरिलेशनल मेथड। अब चैपलिन 1975 के शब्दों में, चैपलिन अपने शब्दों में सह संबंधनात्मक मेथड के बारे में क्या कहते हैं कि सह संबंध का तात्पर्य दो चरों के बीच ऐसे सहभागी परिवर्तन से है कि एक चर का परिवर्तन दूसरे चर के परिवर्तन से संबंध होता है। यानी ये बात कर रहे हैं सहभागी परिवर्तन का, क्योंकि दो चर हैं, दो चरों के जो संबंध हैं वो आपस में सहभाग हैं, क्योंकि एक वेरिएबल्स यदि चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा वेरिएबल्स भी हमको चेंज होते हुए दिखेगा, और इस प्रकार का जो संबंध है इनके वही है सह संबंधात्मक विधि। रेबर तथा रेबर एंड रेबर 2001 इन्होंने अपने शब्दों में कहा है, सांख्यिकी में सह संबंध का तात्पर्य दो या अधिक चरों के बीच वह संबंध है जिसमें एक चर की मात्रा में नियमित वृद्धि के साथ दूसरे चर की मात्रा में नियमित वृद्धि या ह्रास होता है। स्टैटिक्स की मेथड में देखें तो हम ये क्या कहना चाहते हैं कि ये दो या अधिक चरों के बीच का संबंध है। यानी यहाँ पर केवल एक वेरिएबल्स को हम नहीं मेजर कर सकते, हमें यहाँ दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हम लेना पड़ेंगे, और एक वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ हम इन दोनों वेरिएबल्स को या दो से अधिक वेरिएबल्स को हम मापने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने लिया टेंशन या स्ट्रेस, तो टेंशन और स्ट्रेस जो हैं वो दो वेरिएबल हो गए, या टेंशन या थकान, इस प्रकार दो वेरिएबल्स हमने ये ले लिए, और एक वेरिएबल्स लिया हमने नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन को यदि हम संख्या में ज़्यादा बढ़ाएंगे या नाड़ी शोधन को संख्या में हम कम करेंगे या उसके समय में कुछ हम परिवर्तन करेंगे, तो इनका प्रभाव जो है तनाव और थकान या स्ट्रेस पर कहाँ तक आगे पीछे या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। जब हम दूसरे वेरिएबल्स पर देखेंगे या इनके जो प्रभाव है पहले वेरिएबल्स को घटाने बढ़ाने पर दूसरे वेरिएबल्स पर यदि घटाव बढ़ाव होता है, तो इस प्रकार के जो चेंजेस दोनों के हैं और इस प्रकार का जो संबंध है इसे हम सह संबंधात्मक विधि कहते हैं। आगे इनकी परिभाषाओं को जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। सह संबंध दो या अधिक चरों के बीच एक विशेष संबंध है। हम पहले बात कर चुके हैं कि
ये केवल एक वेरिएबल्स को लेकर काम नहीं करता, यहाँ पर दो वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है या दो से अधिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, तभी हम एक दूसरे के संबंध को जान पाएंगे। उदाहरण के तौर पे यदि केवल एडवर्टाइज़ को हम ले लें तो एडवर्टाइज़ का मेज़र करना हम तभी मेज़र इसको कर पाएंगे जब हम एडवर्टाइज़ का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव सेल पर पड़ रहा है या कितना इसका उत्पादन पे पड़ रहा है, तो इस प्रकार वर्किंग पर पड़ रहा है, कितना इसका प्रभाव जो है वो दूसरे वेरिएबल्स पर देखने को मिल रहा है। तो जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में उनका प्रभाव जब हम देखते हैं, एक वेरिएबल्स को चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल्स में कितना चेंज हो रहा है, तो दो चरों के बीच का संबंध यही है सहसंबंध विधि। दूसरा हम देखें, इस विशेष संबंध का तात्पर्य दो चरों के बीच सहभागी परिवर्तन से है। सहभागी परिवर्तन यानी इनका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं क्लोज होता है कि दोनों का सहभाग जिसमें होता है, केवल एक का नहीं दूसरे का भी, यानी यदि एक सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा भी उसके लिए दूसरा भी उसके लिए दूसरी भी प्रायोरिटी उसकी है कि भाई पहला यदि घट बढ़ रहा है तो दूसरा कितना घटेगा या बढ़ेगा। तो दोनों के सहभाग से ही इनको हम रिलेशन को समझ पाते हैं या देख पाते हैं। तीसरा, सहभागी परिवर्तन का एक अर्थ यह है कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो, अथवा एक चर में ह्रास होने पर दूसरे चर में भी ह्रास हो। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक वेरिएबल्स के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप दो चीज़ें ले लीजिए। एक आपने वेरिएबल्स लिया स्टडी, दूसरा आपने वेरिएबल लिया परसेंटेज। तो जितना यदि आप पढ़ाई करेंगे या स्टडी करेंगे उतना आपका परसेंटेज बढ़ेगा, और यदि आप स्टडी कम कर रहे हैं तो आपका परसेंटेज भी जो है वो डाउन जाएगा। तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक है स्टडी और दूसरा है परसेंटेज। तो आपने यदि स्टडी को बढ़ाया है तो आपका परसेंटेज भी बढ़ेगा, यदि आपने स्टडी कम किया है तो आपका परसेंटेज भी डाउन जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि एक वेरिएबल्स के बढ़ाने पर दूसरे वेरिएबल्स में भी वृद्धि हो रही है, और पहले वेरिएबल्स को घटाने पर आपके दूसरे वेरिएबल्स में भी ह्रास हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। चौथा, हम बात करें सहभागी परिवर्तन का दूसरा अर्थ यह है कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में ह्रास हो, अथवा एक चर में ह्रास होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो। यहाँ पर इन्होंने अपोजिट बात की है। यहाँ ये कह रहे हैं कि आप पहले एक चर को यदि आपने बढ़ाया है तो दूसरा चर जो है वो घटेगा, और यदि पहला चर आपने घटाया है तो दूसरा चर जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि यदि मार्केट में जैसे टमाटर का, यदि टमाटर सभी लोग हम खाते हैं, टमाटर की यदि रेट बढ़ी है, यानी टमाटर का रेट जो है उसकी बढ़ गई है, वो महंगा हो गया है, तो लोग जो है वो उसे कम खाएंगे या उसको ख़रीदना जो है वो कम कर देंगे। तो किसी चीज़ की यदि रेट बढ़ेगी तो उसका जो सेल है वो कम हो जाएगा। यही हम बात करें कि यदि उसकी रेट कम होती है तो लोग उसे ज़्यादा खाएंगे, यानी ज़्यादा सेल होगा। तो रेट बढ़ने पर सेल कम होगी, रेट घटने पर सेल बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये दोनों वेरिएबल्स आपस में संबंध रखते हैं। आगे बात करते हैं सहसंबंध गुणांक की। अभी हमने सहसंबंध का अर्थ समझा था, अब सहसंबंध गुणांक यानी हम इसे किस प्रकार मेज़र करते हैं, इनका मेज़रमेंट में किस प्रकार रिलेशन है। तो सहसंबंध गुणांक वह मेज़र है जिससे यह पता चलता है कि दो चरों के बीच संबंध की मात्रा कितनी है। यहाँ पर हम कैलकुलेशन की मात्रा को देख रहे हैं कि दोनों में, यानी एक वेरिएबल्स और दूसरे वेरिएबल्स में कितना मात्रा का डिफरेंस है, या हमने इसको कितना बढ़ाया कि दूसरा कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करते हैं, यहाँ पर हम गणित की बात करते हैं, जो हम संख्याओं के माध्यम से एक दूसरे को
मेज़र करते हैं, मापते हैं। इसकी चर्चा करते हुए चैपलिन ने 1975 में कहा, मात्रा का संख्यात्मक अभिसूचक है। यानी ये बोल रहे हैं कि मात्रा के माध्यम से हम यह प्रदर्शित करते हैं या ये दिखाते हैं कि दोनों के बीच में संबंध कितना है, यानी कितना जो है आप कैसे पता करेंगे, तो ये संख्याओं के माध्यम से, वैल्यू के माध्यम से हम सामने प्रदर्शित करते हैं कि कितना जो है वो डिफरेंस दोनों के बीच में है या कितना प्रभाव दोनों के बीच में पड़ा है। तो इस प्रकार का हम देखते हैं कि दोनों वेरिएबल्स का प्रभाव मापने के लिए यहाँ पर गुणांक का जो है वो मेज़रमेंट किया जाता है, स्टैटिक्स का यूज़ किया जाता है। रेवर एंड रेवर 2001 ने इसे और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि सहसंबंध गुणांक एक संख्या है जिससे दो या उससे अधिक चरों के बीच संबंध की मात्रा तथा दिशा का बोध होता है। ये इन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम किसी भी वेरिएबल्स को केवल उसके गुणों के माध्यम से नहीं, उसके जो मात्रा के माध्यम से या उनको संख्याओं के माध्यम से हम उनका कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हम उसको सामने तथ्यों के माध्यम से, रिज़ल्ट के माध्यम से, कैलकुलेशन के माध्यम से हम सामने रखते हैं कि यह जो है वो, और इसकी वैधता तभी ही बढ़ती है, इसकी रिलायबिलिटी तभी बढ़ेगी जब हम इसको कैलकुलेशन के माध्यम से सामने रखेंगे। तो ये संख्याओं के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा है। स्पष्ट है कि सहसंबंध यानी कोरिलेशनल तथा सहसंबंध गुणांक के बीच थोड़ा अंतर है। दो चरों के बीच संबंध को सहसंबंध कहते हैं और उस संबंध की मात्रा तथा दिशा अभिसूचक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। इसको हम -1 और +1 से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये दो चीज़ें बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने जब दो वेरिएबल्स के बीच में प्रभाव देख रहे थे तो उसे हम क्या कह रहे थे कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है, यानी पहले और दूसरे वेरिएबल्स में क्या प्रभाव हम देखते हैं जिनका उनके संबंध के बारे में हमको देखने को मिलता है। तो ये होता है सहसंबंध। और दूसरा सहसंबंध गुणांक क्या है, जब हम उसी में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं, संख्याओं का यूज़ करते हैं, मात्राओं का यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सहसंबंध गुणांक कहलाता है। और इसे हम दो भाग हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि पॉजिटिव की बात करेंगे तो +1 तक जाएगा, और माइनस की बात करेंगे तो -1 तक जाएगा। तो इस प्रकार हम इनको प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करते हैं सहसंबंध के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कोरिलेशनल कितने प्रकार के हैं। यहाँ पर हमने दो प्रकार के कोरिलेशनल देख रहे हैं, लाइनर कोरिलेशनल और नॉन लाइनर कोरिलेशनल। तो इसको हिंदी में रेखीय सहसंबंध और अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। तो पहला देखते हैं रेखीय सहसंबंध क्या है। जब दो चरों के बीच ऐसा संबंध हो कि दोनों में समान अनुपात में वृद्धि या ह्रास हो तो इसे रेखीय सहसंबंध कहा जाएगा। यानी ये बात कर रहा है कि सेम जो है, सेम इफेक्ट दोनों पे पड़ेगा। यदि पहला वेरिएबल्स बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल्स भी बढ़ेगा, यदि पहला घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। जब इस प्रकार का समान जब परिवर्तन दोनों में है या समान भाव दोनों के अंदर है तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा, इस प्रकार के वेरिएबल जो है वो सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध कहा जाएगा। इस तरह का सहसंबंध होने पर प्रतिगमन रेखा, रिग्रेशन लाइन, एक सरल रेखा स्ट्रेंथ लाइन होती है। यानी दो प्रकार की रेखा इनमें हम प्रदर्शित करते हैं, एक रिग्रेशन और एक स्ट्रेंथ। सहसंबंध गुणांक निकालने की अधिकांश सांख्यिकी विधियां इसी रेखीय सहसंबंध की अवधारणा पर आधारित होता है। यानी जब हम इनका जब रिलेशन हम एक वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल्स पर इफेक्ट देखते हैं या दोनों के बीच संबंध को देखते हैं तो हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं और दो चीज़ों को मेज़र करते हैं, एक रिग्रेशन लाइन और दूसरा है स्ट्रेंथ लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन और रिग्रेशन लाइन के माध्यम से हम जो है वो सांख्यिकीय जो है स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और इनको प्रदर्शित करते हैं। दूसरा बात करें अरेखीय सहसंबंध।
इसे वक्र रेखीय सहसंबंध या कभी कभी वैषम्य सहसंबंध भी कहा जाता है। ये इसके दो नाम और दे रखे हैं। जब दो चरों के बीच रेखीय सहसंबंध नहीं होता तो इसे अरेखीय सहसंबंध कहा जाता है। अरेखीय अथवा वक्र रेखीय सहसंबंध का अनुमान सहसंबंध अनुपात से लगाया जाता है। इस अनुपात से पता चल जाता है कि किस मात्रा में कोई सहसंबंध अरेखीय नहीं है। यानी ये बात कर रहे हैं कि पहला वेरिएबल्स और दूसरे वेरिएबल्स में कोई ज़्यादा इफेक्ट यानी दोनों के बीच ज़्यादा संबंध देखने को नहीं मिलता। जैसे यदि आपने कोई वेरिएबल्स को बढ़ाया है तो दूसरा वेरिएबल्स कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी उसके वेरिएबल्स पर दूसरे वेरिएबल्स पर इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार का जो वेरिएबल्स है उसे हम अरेखीय या वक्र रेखीय भी कहते हैं। और इसको समझ लेते हैं। अरेखीय अथवा वक्र रेखीय सहसंबंध में एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर कुछ सीमा तक बढ़ता है और फिर घटने लगता है। यद्यपि पहला बढ़ता ही जाता है, इसी तरह एक चर के घटने पर दूसरा कुछ सीमा तक घट सकता है और फिर बढ़ सकता है, जबकि पहला चर घटता ही जाता है। इस प्रकार के संबंध को निकालने या मापने के लिए हम पियर्सन मेथड का मतलब यूज़ जो है वो इसमें यूज़ नहीं होता। यानी आप जो है वो इसमें पता नहीं कर पाएंगे या इन दोनों के बीच संबंध को नहीं देख पाएंगे कि पहला वेरिएबल्स और दूसरे वेरिएबल्स में यदि हम जो बात कर रहे थे कि पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा या पहला बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, इस प्रकार के जो सहसंबंध इसमें दोनों में हैं वो यहाँ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये लचीले होते हैं, ये कभी भी घटेंगे ये कभी भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार का जो संबंध है वो अरेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाता है। आगे बात करते हैं। दो चरों के बीच संबंध की दिशा या डायरेक्शन के आधार पर रेखीय सहसंबंध लाइनर कोरिलेशनल के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो हम बात कर रहे थे कि पहला वाला जो हमने रेखीय सहसंबंध देखा था लाइनर कोरिलेशनल, तो यहाँ पर उनके 3 पार्ट्स बताए गए हैं। एक है पॉजिटिव कोरिलेशनल, दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशनल और तीसरा है ज़ीरो कोरिलेशनल। इसको हिंदी में धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध कहते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि धनात्मक सहसंबंध क्या है। धनात्मक सहसंबंध दो चरों के बीच वह सहसंबंध है जहां एक चर में वृद्धि इंक्रीजमेंट होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि होती है और एक चर में ह्रास होने पर दूसरे चर में भी ह्रास होता है। जैसे बुद्धि के बढ़ने पर उपलब्धि बढ़ती है और बुद्धि के घटने पर उपलब्धि भी घटती है। अतः इन दोनों चरों यानी बुद्धि तथा उपलब्धि के बीच ऐसे संबंध को धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। तो हमने पहले भी देख लिया था कि यदि पहला वेरिएबल्स यानी हमने यदि स्वतंत्र चर को बढ़ाया है तो आश्रित चर जो है वो भी उसकी भी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार के दो चर के बीच में यानी एक जैसा समान व्यवहार हो रहा है। यानी एक चर को आपने बढ़ाया तो दूसरा चर भी बढ़ेगा, एक चर को कम किया तो दूसरा चर भी घटेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझा देता हूँ कि मान लीजिए यदि किसी गांव में या किसी शहर में आप गाड़ियों की बात कर लें, यदि मोटरसाइकिल जो है या कार है इनकी यदि सेलिंग ज़्यादा है तो वहाँ का जो फ्यूल है यानी पेट्रोल जो है वहाँ शहर में जो पेट्रोल पंप है उसकी सेलिंग भी बढ़ेगी। या फिर किसी शहर में जो है वो यदि गाड़ियों की सेलिंग कम है तो वहाँ पेट्रोल की सेलिंग भी जो है वो कम होगी। तो इस प्रकार हम दोनों को देख सकते हैं कि यदि एक की सेल बढ़ रही है तो दूसरे की भी सेल बढ़ेगी या एक की कम हो रही है तो दूसरे की भी कम होगी। एक और मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि यदि आपने आप देखिए जितना आप वर्क करेंगे उतना आपको अधिक सीखने को मिलेगा, जितना आप वर्क कम करेंगे उतना आपको कम सीखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो हैं वो समान व्यवहार जब कर रहे हैं
तो उस प्रकार के जो सहसंबंध है इसको हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। और कैलकुलेशन में मैं आपको बताऊं कि इसका जो संख्या है वो +1 की तरफ हम इसको ले जाते हैं, +1 की तरफ इसको हम मेज़र करते हैं। और वैज्ञानिकों के शब्दों में हम इनको जान लेते हैं कि चैपलिन क्या कहते हैं कि धनात्मक सहसंबंध बतलाते हैं कि एक चर की उच्च स्थिति दूसरे चर की उच्च स्थिति से संबंध है। यानी यदि पहला वेरिएबल्स का लेवल यदि हाई है तो दूसरे वेरिएबल्स का भी लेवल हाई होगा। या रेवर एंड रेवर के शब्दों में हम समझते हैं कि धनात्मक सहसंबंध वह सहसंबंध है जिसमें एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में वृद्धि होती है। यानी एक वेरिएबल्स यदि बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल्स भी बढ़ेगा। मैंने एग्जाम्पल पे तौर पे आपको बताया है कि दोनों वेरिएबल्स को लेकर बात हमने कर ली थी। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी चीज़ को, जैसे यदि रिसर्च की बात करें तो मान लीजिए योग की हम बात करें तो जितना यदि आप नाड़ी शोधन बढ़ाएंगे, नाड़ी शोधन की संख्या आप बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो आपकी एकाग्रता पर देखने को मिलेगा। यानी आपने नाड़ी शोधन की संख्या बढ़ाई तो इधर आपको एकाग्रता में भी वृद्धि आपको होगी, आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर जो है वो बढ़ेगी। दूसरा, आप यदि वहीं उसकी संख्या को कम करते हैं तो आपका जो है एकाग्रता जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो इस प्रकार हम दोनों को मेज़र कर सकते हैं और ये जो चीज़ है इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशनल कहते हैं। आगे हम बात करते हैं ऋणात्मक सहसंबंध की, नेगेटिव कोरिलेशनल। दो चरों के बीच ऐसे संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं जहां एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में ह्रास हो और एक चर में ह्रास होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो। तो जैसे एक यहाँ पर उदाहरण दे रखा है हमने कि थकान के बढ़ने पर उत्पादन घटता है तथा थकान के घटने पर उत्पादन बढ़ता है। अतः न दोनों जो चर हैं वो एक दूसरे से ऋणात्मक सहसंबंध जो है संबंध रखते हैं। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो व्यक्ति यदि ज़्यादा थकता है तो वो अपना काम जो है, वहाँ का जो उत्पादन है, वहाँ का जो काम है, वो जो अपना काम कर रहा है वो कम कर पाएगा और जो उत्पादन वहाँ की जो चीज़ें वो जो बना रहा है वो कम बनेंगी। और यदि वो अच्छे से काम कर रहा है, उसकी थकान कम है और उतना ही वो टाइम अपने काम में दे रहा है तो उत्पादन जो है वो ज़्यादा होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण तौर पर देता हूँ कि यदि आप अपना टाइम टीवी देख रहे हैं तो आप जितना आप टाइम टीवी देखने में लगा रहे हैं तो आप स्वाभाविक है कि आप अपना टाइम जो है वो पढ़ाई में कम देंगे तो आपका जो है परसेंटेज डाउन जाएगा। तो आप टीवी जितना देखेंगे परसेंटेज डाउन जाएगा, टीवी कम देखेंगे परसेंटेज हाई जाएगा। तो इस प्रकार का जो रिलेशन है इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। और इसको जो मेज़र हम बताया था कि मैंने जो मेज़र है इसको हम संख्यात्मक रूप से -1 की तरफ इसको हम देखते हैं, -1 की तरफ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यदि कोई चीज़ नेगेटिव की तरफ जा रही है तो -1 और यदि पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो +1। वैज्ञानिक चैपलिन 1975 के शब्दों में हम देखते हैं कि ऋणात्मक सहसंबंध वह सहसंबंध है जिसमें एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर घटता है। स्वाभाविक सी बात है कि एक जो है वो आपने चर बढ़ाया या वेरिएबल्स बढ़ाया तो दूसरा वेरिएबल्स घटेगा। नाड़ी शोधन की संख्या बढ़ाई तो तनाव जो है वो घटेगा। और यदि हम बात करें रेबर एंड रेवर के शब्दों में तो ऋणात्मक सहसंबंध वह सहसंबंध है जिसमें एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर घटता है। ये दोनों बातें एक ही बोल रहे हैं कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे हम बात करते हैं शून्य सहसंबंध की, ज़ीरो कोरिलेशन। शून्य सहसंबंध का अर्थ यह है कि दो चरों के बीच कोई रेखीय संबंध यानी
लाइनर रिलेशनशिप नहीं है। एक चर में वृद्धि अथवा ह्रास होने पर दूसरा चर में ना तो वृद्धि और ना ह्रास हो तो दोनों चरों के बीच ऐसे संबंध को शून्य सहसंबंध कहा जाएगा। ऐसे शून्य यानी जीरो द्वारा इसे शून्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। शून्य सहसंबंध से पता चलता है कि दोनों चर असंबंध यानी अनकोरिलेटेड हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों चर एक दूसरे से स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट हैं। यानी दोनों चर एक दूसरे पर डिपेंडेंट तो हैं, पर एक्चुअली क्या है कि इनका प्रभाव जो है वो एक दूसरे पे नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका कि नमक आपने सॉल्ट यदि लिया है, सॉल्ट और यानी जो इसका जो सेवन करते हैं हम, जो इसे खा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड तो हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि नमक हम नहीं खाएंगे, तो नमक खाएंगे तो सही, तो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो नमक की यदि रेट मार्केट में बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको खाना बंद कर देंगे, यानी इसका रेट चाहे बढ़े चाहे घटे इसे हम खाएंगे ही। तो इसके रेट से खाने पर या इसकी सेल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जो टीचर है, यदि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पर उनका प्रभाव पड़ रहा है, कुछ किसी पर नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो टीचर है वो क्लास लेना बंद कर देगा, है ना। कुछ का तो दोनों एक दूसरे के जो है इस पर कोई इफेक्ट, दूसरे जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के जो वेरिएबल्स हैं, तो इस वेरिएबल्स को हम या इस संबंध को हम क्या कहेंगे, इस संबंध को हम शून्य सहसंबंध या जीरो कोरिलेशन कहेंगे। अब इसकी हम लिमिटेशन देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है। जब चरों के बीच अरेखीय सहसंबंध यानी कोरिलेशनल होता है तो ऐसी परिस्थिति में यह काम नहीं करता। यानी दोनों के बीच में जब कोई संबंध नहीं होता, यानी एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है या बढ़ रहा है, जो प्रभाव हम देखना चाहते हैं कि एक बढ़ रहा है, बढ़ाने पर दूसरा बढ़ेगा या घटेगा, दूसरा भी बढ़ना चाहिए और वहाँ वो कुछ टाइम तक तो बढ़ा लेकिन बाद में घट गया, तो ऐसी स्थिति में जो है वो यह रिलेशन जो है वो काम नहीं करता। दूसरा, यदि संख्या छोटी है, हम जो सैंपल हैं वो यदि छोटे ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो इसका प्रभाव हम ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। तीसरा, जब दोनों चर अथवा दोनों सेटों के प्राप्तांक डिसकंटिन्यूस होते हैं, ये बात वही हो गई कि जब ये जो संख्याएं हैं या दोनों के बीच में जो इफ़ेक्ट है वो कंटिन्यू एक जैसा देखने को नहीं मिलता, बार बार इसमें चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको हम नहीं कर पाएंगे। और इनको ये बता रहे हैं कि इनके जो रैंक हैं, रेटिंग हैं, इसमें क्या होता है कि इनमें बार बार जो है वो चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हमें बहुत जल्दी जो है जो मेज़र करना चाहते हैं वो हम तुरंत की तुरंत हमको इनको मेज़र करना होता है, वरना ये जो है रिज़ल्ट इनका जो है चेंज हो जाता है, आगे पीछे इनका हो जाता है, तो वो वास्तविक जो रिज़ल्ट है वो हमको देखने को नहीं मिल पाता। उपर्युक्त विधियों के माध्यम से आप समझ गए हैं कि कौन कौन से हमने वेरिएबल्स को देखा। तो कोरिलेशनल मेथड में हमने 3 देखे, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव और एक है ज़ीरो। पॉजिटिव में क्या होता है कि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने पर दूसरा घटेगा। इस प्रकार के जो रिलेशन हैं वो पॉजिटिव कोरिलेशनल कहलाता है। या एक के दूसरा जो नेगेटिव कोरिलेशनल है, एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा या एक के घटने पर दूसरा बढ़ेगा। इस प्रकार का जो संबंध है वो नेगेटिव कोरिलेशनल कहलाता है। और ज़ीरो कोरिलेशनल क्या होता है कि एक का प्रभाव दूसरे पर कुछ भी नहीं पड़ रहा है, यानी एक वेरिएबल्स को आपने घटाया या बढ़ाया, उससे दूसरे वेरिएबल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जो रिलेशन होते हैं उसे हम ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ, और इसको और ज़्यादा समझने के लिए आप जो मोहम्मद सुलेमान हैं उनकी बुक है
डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जो हैं उनकी बुक है। तो इसमें आपको ये जो मेथड हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यदि आप इन बुक्स को और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप ये मेथड समझ पाएंगे। और इसी के साथ मैं इस सत्र को यहीं पर समाप्त करता हूँ और धन्यवाद।